जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे सीडीएस 2019 में आए हुए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन की। इकोनॉमिक्स से कई सारे क्वेश्चन आए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन पर बात करेंगे किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता था, क्वेश्चन का लेवल कैसा था, माइक्रो इकोनॉमिक्स से या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स से, किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले। ये हमारा पहला क्वेश्चन है मैक्रो इकोनॉमिक्स से। यहाँ पे आपसे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम के बारे में पूछा जा रहा है कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम किसके इक्वल होती है। तो अगर देखिए इकोनॉमिक्स में जो ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो टर्म्स के ऊपर होते हैं। टर्म्स के ऊपर कई तरह के टर्म्स होते हैं, जैसे बैंकिंग से एसोसिएटेड कई सारे टर्म्स होते हैं या आरबीआई से एसोसिएटेड कई सारे टर्म्स होते हैं। अगर आपको इन टर्म्स के बारे में क्लैरिटी है, जैसे अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल बताऊं तो सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, रेपो रेट क्या है, एमएसएफ या फिर एलएएफ, कई तरह के टर्म्स होते हैं केवल बैंकिंग और अन्य सेक्टर आरबीआई वगैरह से एसोसिएटेड। इसी तरीके से अगर आप देखें तो जो बाकी इकोनॉमिक्स के अदर सेक्टर हैं उनसे भी कई सारे, जैसे अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में हम देखें तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी और भी कई सारे टर्म्स हैं। अगर इन टर्म्स का मतलब आप समझते हैं तो काफ़ी आसानी से क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम की अगर हम बात करें काफ़ी सिंपल है। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का मतलब जो किसी पर्सन की, किसी इंडिविजुअल की इनकम होती है माइनस जितने भी टैक्सेस उसे देने हैं, इसके अलावा और भी कई तरह का डिडक्शन होता है। उन डिडक्शन और टैक्सेस को हटा करके जितने पैसे इंसान के हाथ में बचती है, जिन्हें वो खर्च कर सकता है, वो होती है डिस्पोजेबल इनकम। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन में कहा गया है पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय हाउस होल्ड एंड मिसलेनियस फी फाइन्स एट्सेट्रा। यानी किसी पर्सन की जो पर्सनल इनकम है उसमें टैक्सेस वगैरह हटा देने हैं या अन्य तरह के जो भी फी वगैरह हैं, फाइन्स वगैरह हैं, उन्हें हटा देना है। दूसरा देखिए, प्राइवेट इनकम की बात की जा रही है, माइनस सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर माइनस कॉर्पोरेट। नहीं, ये गलत फॉर्मूला है। यहाँ पे प्राइवेट इनकम की बात नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि हम पर्सनल इनकम की, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम की बात कर रहे हैं। तो इसमें भी प्राइवेट इनकम है, इसलिए ये भी गलत है। और ये तो हाउस होल्ड के एक्सपेंडिचर वगैरह को घटाया जा रहा है, तो ऑप्शन भी काफ़ी लॉजिकल है। अगर आप थोड़ा भी यहाँ से आइडिया केवल लगाएं, अगर आपने नहीं भी पढ़ा इस टर्म के बारे में, केवल आप आइडिया लगाएं कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम की बात की जा रही है, तो ये जरूर पर्सनल इनकम से संबंध रखता होगा। और केवल एक ही ऑप्शन में यहाँ पे पर्सनल इनकम का रिलेशन देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। जितनी भी पर्सनल इनकम होगी पर्सन की, माइनस घटा देना है जो टैक्सेस होंगे, और इसके अलावा या टैक्सेस के साथ साथ अन्य जो फी वगैरह होते हैं, डिडक्शन होते हैं, वो सब कुछ माइनस कर देना है। और जो पैसे हाथ में बचते हैं पर्सन के, जिसे वो यूज़ कर सकता है, खर्च कर सकता है, वो होती है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो ध्यान रखिएगा ये टर्म। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। द वर्किंग ऑफ द प्राइस मैकेनिज्म इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। एक जो फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है, इनमें प्राइस मैकेनिज्म किस तरीके से काम करता है, यानी प्राइस डिटर्मिनेशन के बेसिकली आप कह लें कैसे होता है। ऑप्शन देखते हैं। कहा जा रहा है कि इंटरप्ले देखने को मिलेगा डिमांड और सप्लाई के फोर्सेज का। अब डिमांड और सप्लाई के फोर्सेज के इंटरप्ले का क्या मतलब है? डिमांड और सप्लाई के बीच का रिश्ता आपको पता होगा। किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसकी सप्लाई कम हो जाएगी, अगर सप्लाई बढ़ेगी तो ऑब्वियसली डिमांड जो घटेगी। तो ऑप्शन ए यही कह रहा है कि डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस का इंटरप्ले देखने को मिलेगा। दूसरा कहा जा रहा है कि इन्फ्लेशन रेट बेसिकली जो महंगाई दर आप कह लें उसे डिटरमाइन करने का काम करता है। और तीसरा कहा जा रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ द इकोनॉमीज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी ये कंजम्पशन से रिलेटेड है। और चौथा कहा जा रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ द इकोनॉमीज फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट। देखिए क्वेश्चन फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात करता है। अगर आप फ्री मार्केट इकोनॉमी का मतलब केवल समझते हैं तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसानी से आप कर सकते हैं। दोस्तों, फ्री मार्केट इकोनॉमी एक काफ़ी आसान टर्म है। देखिए फ्री मार्केट इकोनॉमी में आप इसे इस तरीके से समझिए कि डिमांड और सप्लाई का मैकेनिज्म फॉलो होता है। क्यों? क्योंकि फ्री मार्केट इकोनॉमी में किसी तरह का इंटरवेंशन नहीं किया जाता है। मार्केट जो बिल्कुल फ्री होती है, ना ही गवर्नमेंट किसी प्रकार का इंटरवीन करती है, ना ही कोई एक्सटर्नल फैक्टर के द्वारा इंटरवीन किया जाता है। यहाँ पे चीज़ें आप कह लें कि डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे चलती हैं। अगर डिमांड बढ़ जाती है तो ऑब्वियसली सप्लाई घट जाएगी, या सप्लाई जब बढ़ जाएगी काफ़ी ज़्यादा तो उस चीज़ की डिमांड घट जाएगी, राइट। तो ये मतलब आप कह लें कि प्राइस स्टेबिलिटी जो है वो फ्री मार्केट के बेसिस पे डिसाइड होती है। किसी प्रकार का इंटरवेंशन नहीं देखने को मिलता है।
तो केवल अगर आप इतना समझते हैं कि फ्री मार्केट इकोनॉमी का मतलब ही ये है कि कोई भी चीज़ एक्सटर्नल फोर्सेज के द्वारा डिटरमाइन नहीं की जाएगी, तो आप बाकी के ऑप्शन से एलिमिनेट कर देंगे, केवल एक ही ऑप्शन बचेगा, इंटरप्ले ऑफ द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सो मांग और आपूर्ति के आधार पर मार्केट चलेगी। तो ध्यान रखिएगा कि फ्री मार्केट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें किसी प्रकार का एक्सटर्नल इंटरवेंशन नहीं देखने को मिलता है, ना ही गवर्नमेंट ही इंटरवीन करती है। तो इस वजह से इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है इंडेक्सेशन एक मेथड है whose यूज कैन बी एसोसिएटेड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। यानी जो इंडेक्सेशन एक मेथड है वो किससे संबंध रखता है, क्या इन्फ्लेशन कंट्रोल करने से रखता है, नॉमिनल जीडीपी के एस्टिमेशन से रखता है, या सेविंग रेट को मेजर करता है, या फिर वेज कंपेंसेशन को फिक्स करता है। सो अगेन ये भी एक टर्म है, टर्म से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए इंडेक्सेशन का मतलब ये होता है, सिंपली आप कह लें तो किसी भी चीज़ की इंडेक्सिंग की जाती है, किस बेसिस पे की जाती है, तो इन्फ्लेशन को नज़र में रख के कैलकुलेट की जाती है, राइट। तो क्या ये कोई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की मेथड है, बिल्कुल नहीं। क्या कोई नॉमिनल जीडीपी को एस्टिमेट करने की मेथड है, बिल्कुल नहीं। सेविंग रेट को मेजर करने की, बिल्कुल नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, वेज कंपेंसेशन को फिक्स करने की, या फिर किसी चीज़ की वैल्यू को, प्राइस को, इन चीज़ों को डिटरमाइन करने के लिए उसके इन्फ्लेशन के आधार पर इंडेक्सेशन मेथड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट किन्होंने दिया, तो इसे मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था ह्यूमन ज्योग्राफी जब हम डिस्कस कर रहे थे। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी है, महबूब उल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू इकोनॉमिक मॉडल्स इज नॉट करेक्ट। तो इकोनॉमिक मॉडल्स के बारे में आपको बताना है कौन सी बात सही नहीं है। पहला कहा जा रहा है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को सिंपल करने की मेथड है। दूसरा कहा जा रहा है होल या फिर किसी भी थ्योरी के पार्ट को दिखाता है। तीसरा कहा जा रहा है कि केवल इक्वेशन की मदद से ही इकोनॉमिक मॉडल को दिखाया जा सकता है। और चौथा कहा जा रहा है कि किसी भी चीज़ के कॉज और इफेक्ट को समझने में ये काफ़ी अच्छी इंसाइट प्रदान करता है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, बिकॉज हमसे नॉट करेक्ट पूछा गया है। केवल क्या इक्वेशन या मैथमेटिकल तरीके से ही हम किसी इकोनॉमिक मॉडल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। आप तो बता सकते हैं कि किसी भी इकोनॉमिक कोई भी अर्थव्यवस्था जो है वो किस मॉडल की है, राइट। और इस मॉडल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वर्ड्स का भी प्रयोग कर सकते हैं, अलग अलग मेथड हो सकते हैं हमारे पास, हम डायग्राम का यूज़ कर सकते हैं, केवल इक्वेशन ही क्यों होगी। तो मतलब ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आप नाम से ही समझ करके अंदाज़ा लगा करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। माइक्रो इकोनॉमिक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं और ग्राफ वगैरह से तो कम क्वेश्चन आते हैं, बट यहाँ पे देखिए पूछा गया है। वैसे ये आसान है, मैं बहुत डेप्थ में नहीं बताऊंगा बिकॉज वो चीज़ें सेपरेटली डिस्कस करना सही रहेगा, बट मैं बेसिक आइडिया आपको जरूर दे दूंगा। वैसे ये क्वेश्चन भी आसान है। नॉर्मल डिमांड कर्व के बारे में आपको स्लोप की वैल्यू पूछी जा रही है। स्लोप का मतलब ढाल होता है। सो ये NCERT क्लास 12 का चैप्टर 2 है। चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो हमारा सेक्शन है ये थोड़ा जटिल होता है अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स से कंपेयर करें तो, लेकिन अगर आप समझ के चलेंगे चीज़ों को यहाँ पे भी तो काफ़ी अच्छे से आपको आइडिया लगेगा। देखिए यहाँ पे एक लॉ ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट आता है। लॉ ऑफ डिमांड कुछ नहीं है, आप सबको पता होगा। लॉ ऑफ डिमांड का सिंपल मतलब ये है कि अगर बाकी चीज़ें ठीक ठाक रहें और तो यहाँ पे एक नेगेटिव रिलेशन देखने को मिलता है किनके बीच, डिमांड और प्राइस के बीच। क्यों नेगेटिव रिलेशन देखने को मिलता है, क्योंकि किसी भी चीज़, किसी भी वस्तु की जो प्राइस है वो अगर बढ़ेगी तो डिमांड ऑब्वियसली घटेगी, राइट। और जब प्राइस बढ़ जाएगी तो डिमांड घट जाएगी, क्योंकि किसी भी चीज़ की प्राइस काफ़ी तेज़ी से अगर बढ़ रही है तो लोग उस चीज़ को कम परचेज करेंगे। और इस तरीके से लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि एक नेगेटिव रिलेशन देखने को मिलता है डिमांड और प्राइस के बीच। अब दोस्तों अगर आपने लॉ ऑफ डिमांड को समझा है तो इस ग्राफ को प्लॉट करना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए एक साइड में प्राइसेस लिखते हैं हम, ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50, और जो हमारा एक्स एक्सिस है यहाँ पे हम क्वांटिटी लिखते हैं। तो अगर क्वांटिटी लेट सपोज 20 या 30 यूनिट है और प्राइस इसका 20 देखने को मिल रहा है, इसे मैं प्लॉट करके दिखाता हूँ। देखिए ये 30 है, यहाँ पे 20 है, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। और इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो ये देखिए 50 है और यहाँ पे 10 है। हम किस तरीके से प्लॉट कर रहे हैं, पहले हम क्वांटिटी लिख रहे हैं फिर प्राइस को लिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वांटिटी कितनी थी 30, तो प्राइस क्या था 20, और यहाँ पे क्वांटिटी जब बढ़ के 50 हो गई तो प्राइस थोड़ी सी घट गई, यानी प्राइस कितनी हो गई 10 हो गई।
तो इस वजह से यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है हमें कि स्लोप जो है नेगेटिव देखने को मिल रही है, राइट। यहाँ पे इस चीज़ को आप समझ भी सकते हैं। देखिए जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है ये डिमांड कर्व का ये दिखाता है कि जो लोअर प्राइसेस में है इनमें इंडिविजुअल ज़्यादा चीज़ें खरीदने को इच्छुक हैं, राइट। लेकिन जब यहाँ पे जो प्राइस है वो बढ़ गई है तो डिमांड कम देखने को मिल रही है, इस वजह से नेगेटिव रिलेशन है, राइट। नेगेटिव रिलेशन देखने को मिलता है प्राइस और किसके बीच, डिमांड के बीच। ना ये क्वेश्चन तो काफ़ी आसान है, वैसे भी ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी। हाँ वैसे मैं आपको बता दूं ये सारी चीज़ें डिमांड कर्व और भी कई तरह के कर्व्स हैं जो सीडीएस में पूछे गए हैं, वो सब कुछ मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। आपने अगर पीवाईक्यू सीरीज़ बहुत अच्छे से कवर की है, आई थिंक 2021 के सेकेंड वाले सीडीएस के पेपर में मैंने कवर किया है। आप दोबारा देख सकते हैं उन वीडियोज़ को, इकोनॉमिक्स के वीडियोज़ को स्पेशली, बिकॉज मैंने एक क्वेश्चन के अंदर पूरा उसकी डिटेल्ड एनालिसिस की है प्रत्येक क्वेश्चन के टॉपिक को लेकर के। देखिए यहाँ पे आपसे प्राइस फ्लोर के एग्जाम्पल के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए दो कॉन्सेप्ट होते हैं, पहला प्राइस फ्लोर और दूसरा प्राइस सीलिंग। अगर ये दो कॉन्सेप्ट आप समझते हैं तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात कर रहा है ज्वार के विषय में, ज्वार का जो एमएसपी है उसके बारे में कहा जा रहा है। दूसरा कहा जा रहा है फार्मर को जो सब्सिडी दी जाती है फर्टिलाइज़र वगैरह खरीदने के लिए। तीसरा कहा जा रहा है कि लोगों के द्वारा जो प्राइस पे किया जाता है सामान खरीदने के लिए, राशन शॉप से जब सामान खरीदे जाते हैं तब। और चौथा कहा जा रहा है जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है। देखिए मिनिमम रिटेल प्राइस की नहीं बात की जा रही, मैक्सिमम रिटेल प्राइस की बात की जा रही कि जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है जो कि कवर वगैरह में प्रिंटेड होता है, क्या वो प्राइस फ्लोर का एग्जाम्पल है। सो प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर के बीच के डिफरेंसेस को समझ लेते हैं। देखिए इसका मतलब ही अगर आप समझ लें तो इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए प्राइस जो है वो इक्विलिब्रियम के नीचे सेट किया जाता है और इसे बढ़ने नहीं दिया जाएगा तो प्राइस सीलिंग होगी, राइट। ये सीलिंग है। सीलिंग का मतलब आप समझते हैं, या फिर इसे आप मैक्सिमम प्राइस कह सकते हैं। जबकि जो प्राइस फ्लोर है उसका या मिनिमम प्राइस का कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि इक्विलिब्रियम जो प्राइस होगी वो इक्विलिब्रियम के किसके नीचे देखने को मिलेगी, ऊपर देखने को मिलेगी इक्विलिब्रियम के। देखिए ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस के जब नीचे यानी सीलिंग में होगी तो वो प्राइस सीलिंग कहलाएगी, जो मैक्सिमम प्राइस का कॉन्सेप्ट है। जबकि जो मिनिमम प्राइस है वो प्राइस फ्लोर का कॉन्सेप्ट कहलाता है, मतलब इक्विलिब्रियम के ऊपर प्राइस सेट किया जाएगा और प्राइस ड्रॉप नहीं होगी। अब अगर आप ये बात समझ गए तो फिर बाकी सारे इससे रिलेटेड है। जैसे ऑब्वियसली यहाँ पे जब प्राइस ऊपर नहीं बढ़ सकती है तो शॉर्टेज देखने को मिलेगी मार्केट कंडीशन में। क्यों? क्योंकि प्राइस ही जब कम होगी चीज़ों की तो ऑब्वियसली फिर डिमांड काफ़ी बढ़ जाएगी और इस तरीके से शॉर्टेज देखने को मिलेगा और इसी के उल्टे यहाँ पे सरप्लस हो जाएगी। तो प्राइस फ्लोर का क्या कॉन्सेप्ट कहता है कि ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस से डील करेगा, ना कि मैक्सिमम। सो ये आप समझ लीजिए, प्राइस फ्लोर जो मिनिमम प्राइस का कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है प्राइस इज सेट अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इज नॉट अलाउड टू ड्रॉप। यानी हमें पता है कि जो मिनिमम लिमिट रखी गई है उससे नीचे प्राइस नहीं हो सकती, इस वजह से ये मिनिमम प्राइस का कॉन्सेप्ट है। सो ये अगर फ्लोर है तो इससे नीचे फिर प्राइस नहीं जा सकती, इसलिए ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस को डिटरमाइन करने में कौन सी बात यहाँ पे शामिल नहीं होगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस ट्रेंड जो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मार्केट में देखने को मिलता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी। तो देखिए ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो डिपेंड करेगा बिकॉज जितनी मात्रा में प्रोडक्शन हुई है उसी के आधार पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी होगी। बहुत ज़्यादा अगर प्रोडक्शन होगी तो ऑब्वियसली मार्केट में जो चीज़ें हैं उन्हें बैलेंस करने के लिए भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखा जाता है, तो ऑब्वियसली ये डिपेंड करेगी। दूसरा कहा जा रहा है प्राइस ट्रेंड डोमेस्टिक मार्केट में। तो हाँ, डोमेस्टिक मार्केट में जो प्राइस ट्रेंड चल रहा है वो चीज़ भी तो एमएसपी को डिटरमाइन करने में काफ़ी, जैसे देखिए अगर लेट सपोज डोमेस्टिक मार्केट में ट्रेंड चल रहा है किसी चीज़ का 50 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। तो अब एमएसपी ऑब्वियसली इससे जो 50 रुपीज़ पर केजी है इससे ज़्यादा तो हो सकती है लेकिन इससे कम तो नहीं होगी, बिकॉज अगर 50 रुपीज़ पर केजी से कम होती है तो फिर एमएसपी का अर्थ क्या हुआ। एमएसपी तो प्रोटेक्ट करने के लिए होता है फार्मर्स को, राइट। तो इस वजह से ये चीज़ भी मैटर करेगी। तीसरा कहा जा रहा है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, तो ये एमएसपी से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है,
जो कि हमारा आंसर भी होगा, बिकॉज हमसे नॉट कंसिडर्ड पूछा गया था। और चौथा कहा जा रहा है इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी। देखिए इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी का क्या मतलब है, ये छोटा सा कंसेप्ट है, समझ लीजिए। सो ये चीज़ काफ़ी बार चर्चा में भी बनी रहती है, तो काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल मुझे ये लगा। देखिए कंज्यूमर का आर्गुमेंट ये है कि 1000 में 100 kg ऑफ वीट तो मिल जा रही है, बट 66 kg ऑफ राइस ही मिल रही है। क्यों? क्योंकि पैडी को हस्क करके डेफिनेटली यहाँ पे देखने को मिल रही है। इस वजह से क्या होता है कि जो क्वांटिटी ऑफ राइस है ये 2/3 ही है पैडी के, इसलिए गवर्नमेंट जो है इस व्यू को कंसिडर करेगी और पैरिटी लाने का प्रयास करेगी वीट और राइस के बीच, ना कि वीट और पैडी के बीच। क्यों? क्योंकि पैडी का मतलब धान है, राइट, खेतों से जो धान आया है। अब इस धान को हस्क करने के बाद, इस धान को हस्क करने के बाद जो चावल निकल रहा है, जो राइस निकल रही है, उसमें उसकी मात्रा थोड़ी कम हो जा रही है। तो इस वजह से इन चीज़ों में पैरिटी लाने का प्रयास किया जाता है। तो जो एमएसपी है वो इन जैसे इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी के आधार पर भी डिसाइड होगी, ठीक है। तो जहाँ पे जो अलग अलग 2 क्रॉप्स हैं या 2 या 3 क्रॉप्स हैं, उनकी पैरिटी के बेसिस पर एमएसपी इन्फ्लुएंस होगी। सो ये हमारा इकोनॉमिक सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है। गिनी कोफिशिएंट के बारे में पूछा जा रहा है, या फिर गिनी रेशियो भी कहा जाता है। ये इकोनॉमिक्स के मेजरमेंट से संबंधित है। आपको बताना है कि किस मेजरमेंट से, क्या इन्फ्लेशन के रेट से, पॉवर्टी इंडेक्स से, इनकम इनइक्विलिटी से, या पर्सनल इनकम से। तो देखिए ये बहुत आसान सवाल है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, इनकम इनइक्विलिटी से। किस तरीके से सोसाइटी में इनकम इनइक्विलिटी एग्जिस्ट करती है, इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से रिप्रेजेंट करता है गिनी कोफिशिएंट। और अगर आपको गिनी कोफिशिएंट के बारे में कंप्लीट क्लैरिटी है तो ये बताइए कि जो गिनी रेशियो 1 है या फिर 0 है, ये क्या दिखाता है, कंप्लीट इक्विलिटी दिखाता है या कंप्लीट इनइक्विलिटी इनकम का। और मैं आपको बता दूं कि गिनी कोफिशिएंट और इसके अलावा और भी कई तरह के रेशियोज हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, और उन सबको मैंने सेपरेटली एक वीडियो में डिस्कस किया है। और इकोनॉमिक्स के अंदर कई तरह के कर्व्स भी होते हैं, उन्हें भी मैंने समझा दिया है, बिकॉज अक्सर आप देखेंगे कि इन टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस वीडियो की लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर सकते हैं और उसे ज़रूर समझ लें, बिकॉज वो काफ़ी हाई यील्डिंग टॉपिक है, अक्सर एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो ये सेपरेटली उसे मैंने समझाया है। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पर बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।